हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं भी बता दूँ, मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। काफ़ी टाइमों के बाद वापस से बैक टू द शेड्यूल आ रहे हैं। कुछ ऊपर-नीचे, अप एंड डाउन, अप्स एंड डाउन्स थे। कोई नहीं, विल बी कमिंग बैक। आपको केस स्टडी नंबर 11 तक ऑलरेडी अपलोडेड है इस यूट्यूब चैनल पे। बाकी केस स्टडी 12 से लेके 18 तक की आपके पास में केस स्टडी सारे मिल जाएँगे डे बाय डे आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। एंड कोई पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जो है एक्सटेंशन नहीं हुई है सी एग्ज़ाम्स की डेट टिल डेट, जो भी आईसीएआई की नोटिफ़िकेशन है उसके हिसाब से। इस वजह से आपको क्या करना है, डेट्स को छोड़ो, अल्टीमेटली एग्ज़ाम होना ही है, भले मई में हो, भले जून में हो, मे बी 1 महीने के बाद और 1 महीने आपको पढ़ने की टाइम मिल जाएगी। तो इसके लिए आपको अभी से वरी करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो एंड जब होंगे एग्ज़ाम्स अल्टीमेटली होने ही है, तो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करो, क्यों टाइम वेस्ट करोगे आप, ठीक है? चलिए जी, आज हम करने वाले हैं केस स्टडी नंबर 12 जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। हम खत्म करेंगे आज केस स्टडी नंबर 12 को। बड़ा ही आसान सा केस स्टडी है ये। इस पे कुछ ज़्यादा पढ़ने जैसा भी नहीं है इस पे। इश्यू नंबर 1 से लेके इश्यू नंबर 5 पहले लंबे चौड़े कितने पहले देख लेते हैं। देखो 5 इश्यूज है इसमें एंड हर इश्यू को आप एक क्वेश्चन समझ लो, उसी क्वेश्चंस के हिसाब से यहाँ पे आपके पास में क्वेश्चंस आए हुए हैं। हर एक इश्यू एक आपके पास केस ही है एंड उसके हिसाब से क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है? तो आपके पास में टोटल 5 एमसीक्यूज हैं एज यूजुअल। जैसे हम करते हैं, पहले एमसीक्यूज देख लेते हैं, उसके बाद वो हम आएंगे केस स्टडीज पे। ठीक है? इन रिस्पेक्ट टू द परचेज ऑफ द फॉरेन करेंसी फ्रॉम ऑथराइज्ड डीलर व्हेदर जीएसटी विल बी एप्लीकेबल एंड इफ यस व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द सर्विसेज ऑन जीएसटी व्हिच विल बी चार्ज्ड अंडर रूल 32(2)(a आल्सो कैलकुलेट जीएसटी अमाउंट एट द रेट ऑफ 18%। कोई नहीं, ये तो हम कंप्यूट कर लेंगे। वैसे ये आपके पास में जीएसटी से कंप्यूटेशंस पूछा गया, उसमें भी वैल्यू ऑफ सप्लाई ये पूछना चाह रही है। ठीक है, we'll be coming to this question once we read the case study. With respect to the facts given in issue 2 above, ये specific है आपके पास issue 2 से। Interest to be reported by the tax rate under Form 3 CD Income Tax Act 1961 would be। चलिए इतना पढ़ ही लिया, तो इसका issue नंबर 2 पढ़ के खत्म करते हैं इसको। issue 2 में बोला गया one of the overseas subsidiaries SSS Incorporation has provided financial assistance to WTL. The said financial assistance is outstanding in the books of account of the company as foreign currency loan, okay, on which it paid an interest of 32 crore in the last financial year. The amount of the TDS is applicable has been deducted and deposited within units profits before interest, tax, depreciation, and amortizations of the borrower in the previous year were 100 crores and the amount of depreciation was 15 crore. Okay, I would like to highlight this. Subsidiary SSS Incorporation ने क्या किया है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है किसको, WTL लिमिटेड को। तो हियर दे आर द एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। ये एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है क्योंकि कंट्रोल कॉमन दिख रहे हैं हमें। तो एसोसिएट एंटरप्राइज के लिए आपके पास में सेक्शन नंबर 94P एप्लीकेबल हो जाता है एंड वो क्या कहता है देखते हैं हम यहाँ से। सेक्शन 94P क्या कहता है कि आपके पास में इंटरेस्ट अलाउड होगा बट अप टू 30%। 30% ऑफ योर EBITDA वुड बी अलाउड टू यू एज दिस। चलिए देख लेते हैं क्लोज नंबर 30B में सेक्शन 94B कहता है आपके पास में डिसअलाउ करती है एक्सेस इंटरेस्ट ऑन द डेब्ट दैट इज इश्यूड बाय नॉन रेजिडेंट एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। यहाँ पे एसएसएस इनकॉर्पोरेशन जो है ओवरसीज सब्सिडियरी है, सब्सिडियरी ने WTL लिमिटेड को दे रखा है लोन एंड दैट इज एन ओवर ये एनआर नॉन रेजिडेंट एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। सेक्शन 94B यहाँ पे एप्लीकेबल हो जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बोला कि इतनी इंटरेस्ट हम अलाउ करेंगे। एक्सेस इंटरेस्ट would be computed as lower of this. Total interest paid payable in excess of 30% on EBITDA of the borrower in the previous year or interest paid up payable of the state enterprises in this year. तो इन्होंने इंटरेस्ट कितना पे किया यहाँ पे 32 करोड़ है एंड आपके पास EBITDA कितना है यहाँ पे 100 करोड़ है। EBITDA 100 करोड़ है, मैं चेक करवाया था आपको। EBITDA क्या कितना बोला इन्होंने, EBITDA यहाँ पे इन्होंने बोला 100 करोड़ एंड इन्होंने जो पे किया 32 करोड़। तो हमें जो है EBITDA का 30% ही अलाउड किया जाता है एज एन इंटरेस्ट। 30% से ऊपर जितने भी इंटरेस्ट है दैट विल बी नॉट अलाउड। तो 30% से ऊपर आपके पास में इंटरेस्ट 30% कितना हो जाएगा 100 करोड़ का, 100 करोड़ का 30% वुड बी योर 30 करोड़। तो 30 और 32 नहीं, यहाँ पे इन्होंने क्या वर्ड लिखा हुआ है देखो, इन एक्सेस ऑफ 30%। वापस आते हैं देखो इन्होंने क्या बोला, आपके पास टोटल इंटरेस्ट पेड और पेबल इन एक्सेस ऑफ 30% ऑनिंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स मतलब EBITDA मतलब 30% ऑफ EBITDA से ऊपर जो बन रहे हैं वो अमाउंट यहाँ पे हमको लेने हैं। तो 30% कितना होगा इसका 30 करोड़। तो 30 करोड़ से आपके पास में एक्सेस कितना बन रहा है यहाँ पे 32 माइनस 32 करोड़। सो लोअर कितना हो जाएगा 2 एंड 32 का आपके पास में 2 करोड़ भी लो।
तो एक्सेस इंटरेस्ट आपके पास में कितना बन गया, 2 करोड़ इज द एक्सेस इंटरेस्ट दैट इज नॉट टू बी अलाउड। तो टैक्स ऑडिटर को क्या क्लोज नंबर 30 बी पे टैक्स ऑडिटर को क्या रिपोर्ट करना होगा, दिस 2 करोड़ हैज टू बी रिपोर्टेड अंडर क्लोज नंबर 30 बी एज पर सेक्शन नंबर 94 बी। ठीक है जी, ठीक है सर। देखते हैं इसका आंसर चेक कर लेते हैं। एमसीक्यू नंबर 2 पे थे हम। हाँ, तो रुपीज 32 करोड़, 30 करोड़ एंड 2 करोड़ अंडर क्लोज नंबर 30 बी, 32 करोड़ एंड 2 करोड़ अंडर क्लोज 30 बी। ठीक है, क्लोज 30 बी ये दोनों ठीक है, आपके पास नहीं है तो दोनों गलती हो गए। क्लोज 30 बी में ही रिपोर्ट होगा। अब 32 करोड़ एंड 2 करोड़ अंडर क्लोज 30 बी रिपोर्ट हो गया, 32 करोड़ एंड 2 करोड़ अंडर दिस वुड बी रिपोर्टेड। दो इंटरेस्ट इन्होंने कितना रिपोर्ट करना है, आपके पास में 32 करोड़ एंड 2 करोड़ से रिपोर्ट करना है, क्योंकि इनके लोअर हम लेके चलते हैं एंड वहां पे हमें रिपोर्ट करने के लिए यही दोनों रिपोर्ट करने पड़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आप आंसर देख लो। बी इज द आंसर, क्लोज नंबर 30 बी रिक्वेस्ट रिपोर्टिंग आपको जो हमने अभी कंप्यूट किया, दिस एंड दिस यू नीड टू रिपोर्ट ओवर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट रिपोर्टिंग क्या है, 2 करोड़ है एंड ये कितना है, 32 करोड़ है। तो इसलिए हमने आंसर नंबर बी को कंप्यूट, बी इज द करेक्ट आंसर भैया। ठीक है, ठीक है सर। इश्यू नंबर 2 यहाँ पे हमें निपट गया, एमसीक्यू नंबर 2 भी हमने यहाँ पे निपटा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इन द बैकग्राउंड ऑफ सर्कमस्टांसेस डिस्क्राइब्ड इन इश्यू नंबर 3। इश्यू नंबर 3 पे जो बताया गया है, कंपनी सेक्रेटरी कंटेन्स दैट ऑडिट कमिटी शुड बी रिकंस्टिट्यूटेड even if Q is appointed as independent director, if the company secretary contentions appropriate। तो ये कहीं तो बातें कर रहे हैं ऑडिट कमिटी की, सेक्शन नंबर 177 की तो बातें हैं ये। चलिए इश्यू नंबर 3 है, स्पेसिफिक है, पढ़ के इसको भी खत्म कर लेते हैं। Company has to comply with the listing obligations and disclosure requirement relating to the corporate governance, and for this, independent and qualified audit committee is already formed and functioning। ठीक है भैया, the audit committee consists of the 6 directors। ठीक है, आपके पास 6 director हैं, having experience in the corporate matters, with 4 of them being independent director। One of the directors, P, an independent director, has resigned as a director of the company। WTL Limited proposed to appoint Q as independent director, who is already serving as MD in one company and independent director in 3 other listed entity। इसके लिए देखते हैं पहले ऑडिट कमेटी की सेक्शन 177 का एक्सट्रैक्ट मैंने यहाँ पे ले रखा है। सेक्शन 177 का ऑडिट कमेटी के लिए क्या बोलता है भाई, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए ही एप्लीकेबल है ये पहली तो बात। ठीक है, इनको ऑडिट कमेटी बनानी पड़ेगी। ऑडिट कमेटी में मिनिमम 3 डायरेक्टर रहेंगे, जिसमें से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मेजोरिटी जो मेंबर्स है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रहेंगे। ठीक है, एंड चेयरपर्सन के पास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रीड करनी पड़ेंगी। बाकी यहाँ पे इससे नीचे जो बातें गिवन है, ये सब बातें गिवन है, इनकी रोल भी है जो जनरली इंपॉर्टेंट नहीं हमारे पास। तो ये इज मेजोरिटी, मेजोरिटी वुड बी द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड मिनिमम 3 डायरेक्टर्स चाहिए। तो यहाँ पे कितने हैं इनके, 6 है, तो ठीक है मिनिमम जो ऊपर है। तो 6 में मेजोरिटी कितनी होंगी आपके पास में, 4 वुड बी द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो हमें चाहिए होगा। तो यहाँ पे इन्होंने कितने बताए हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पास में, 4 थे, बट पी चला गया, पी जो है चला गया। तो इन दैट सिनेरियो हमें अब 3 बच गए, तो हमें एक बंदा और लेके आना पड़ेगा। तो क्यू हैज टू बी टेकन आउट, क्यू को लेके आना पड़ेगा। एंड कंपनी सेक्रेटरी जो कह रहा है वो ठीक है कि क्यू को लेके आना पड़ेगा, वो क्या कंपनी कंटेंशन ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी इज करेक्ट। ठीक है, and the audit committee should be reconstituted as it shall have at least 2/3 majority of the members as independent director। ओके, आगे पढ़ लेते हैं। कंपनी सेक्रेटरी कंटेंशन इनकरेक्ट है, तो ये तो गलती ऑप्शन होगी। इज करेक्ट एंड ऑडिट कमिटी शैल बी रिकंस्टिट्यूटेड एज इट शुड हैव ओनली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एज मेंबर। तो ऐसा तो सिनेरियो है नहीं, क्योंकि मेजोरिटी शुड बी द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तो ये भी ऑप्शन आपके पास में गलत हो गया। तो ये ऑप्शन तो गलती है, नॉट करेक्ट। तो दिस इज द राइट ऑप्शन। देखो यहाँ पे इन्होंने वर्ड यूज किया गया एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी मेंबर्स। ठीक है, 2/3 मेजोरिटी मेंबर्स, जो कि गलत है। अल्टीमेटली ये जो है यहाँ पे मेजोरिटी ही आपके पास में जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होनी चाहिए, जो सेक्शन 177 में हम देख रहे हैं। तो ठीक है, आपके पास में ये भी हट गए। ऑप्ट आउट ऑप्शंस देख लेते हैं हम। ऑप्ट आउट ऑप्शंस में तीनों हट गए, तो ये दिस इज द करेक्ट आंसर। हम इसी को लगा के चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 का ए इज द आंसर। ठीक है, आप इसकी ये एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या क्वेश्चन है, ओके। क्वेश्चन 4 में इन्होंने बोला WTL shall appoint another women director on the board of the company on or before which date। चलिए इसके लिए भी देख लेते हैं। दिस इज द इश्यू नंबर 4, इश्यू 4 से रिलेटेड है। मतलब हर एक इश्यू, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि हर एक इश्यू से एक क्वेश्चन इन्होंने बना दिया। तो आप लेके चलो कि ये 5 डिफरेंट एमसीक्यूज है, 5 डिफरेंट क्वेश्चंस के लिए, 5 डिफरेंट इश्यूज के लिए। ये आगे ऊपर के पढ़ने की जरूरत ऐसे है। एक एक इश्यू पढ़ते हैं, एक इश्यू खत्म करते हैं। चलिए, Arunima is a woman director of the company. Due to her other engagements, she tendered her resignations for director from directorship with effect from 1st March 2024. By the letter dated 15th February, which was received by the company on 20th February, the board took note of resignation in its board meeting held on 15th March 2024.
देखो वुमेन डायरेक्टर की एप्लीकेबिलिटी बनती है सिर्फ आपके पास में, एप्लीकेबिलिटी से भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमें वैकेंसीज की, तो एप्लीकेबिलिटी अभी नहीं जा रहे, हम वैकेंसीज पे जा रहे हैं डायरेक्टली। देखो फिलिंग ऑफ इंटरमीडिएट वैकेंसी वुमेन डायरेक्टर का कैसे करना होगा, इन्होंने बोला है एट द अर्लीस्ट करना पड़ेगा बट नॉट लेटर देन द इमीडिएट नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग ऑफ 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सच वैकेंसी व्हिच इज लेटर। करंट में इन्होंने बोला ठीक है, अब जितना जल्दी हो सके एज सुन एज पॉसिबल दे हैव टू डू, बट दैट शुडंट बी द डेट दैट इज लेटर देन दिस डेट। तो कौन सी डेट है, एक तो है नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, एक है 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द वैकेंसी, और इनकी लेटर की डेट हमें देखने हैं। तो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग आपकी कब हुई है, यहाँ पे देख लो 15 मार्च 2024 का आपके पास में नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग हो चुका था। सो दिस वाज द डेट व्हेन द नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग हैज हैपेंड। ठीक है, ओके। तो अब जो है इन पे वैकेंसी कब क्रिएट हुई थी, वैकेंसी क्रिएट हुआ था 1 मार्च 2024 को। शी टेंडर्ड हर रेजिग्नेशन, जैसे रेजिग्नेशन उन्होंने टेंडर किया वैसे ही वैकेंसी क्रिएट होगी। ये यहाँ पे डेट इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पास में कि लेटर उन्होंने कब, लेटर पे क्या डेट लिखा हुआ था, लेटर कब रिसीव हुआ। द डेट इज रेजिग्नेशन उन्होंने कब एक्चुअली में किया है, टेंडर किया अपना, दैट वाज द 1 मार्च 2024। ठीक है, लेटर आपने बैक डेटेड कर दिया, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो 1 मार्च 2024 एक डेट हुई हमारे पास में, एंड नेक्स्ट डेट हो गई आपके पास में 15 मार्च 2024 जब बोर्ड मीटिंग हुई थी। इनमें से 1 मार्च 2024 से 3 मंथ कब कितने हो गए आपके पास में, 1 जून 2024। तो लेटर डेट आपके पास क्या है यहाँ पे, 1 जून 2024। तो दिस वुड बी डेट, इससे पहले इनको अपनी वैकेंसीज फुलफिल कर लेनी पड़ेंगी। तो इन्होंने वैकेंसी फुलफिल किया था वैसे, आई थिंक ओके गिवन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन हमें पूछा गया था कि वैकेंसी कब तक फिल करनी चाहिए, क्या डेट्स हमारे पास में है। ओके, तो इनको जो फिल करनी चाहिए 1 जून 2024 तक इनको फुलफिल कर लेनी चाहिए अपनी वैकेंसी। चलिए देख लेते हैं आंसर। ओके, ए नंबर इज द आंसर, रूल दिस इज ऑलराइट, वही सब बातें यहाँ पे गिवन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following which of the following statement is correct in relation to the import of yarn, or which transaction value of identical good was considered custom। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद आएंगे। Mr. Q, before accepting the appointment as a director, discussed the company about the implications of the GST on his appointment and his emoluments. Explain if service provided by the directors under each are under the ambit of GST। देखो ये क्वेश्चन आपके पास में इश्यू नंबर 3 से ही आ रही है, जहां पे हमने पढ़ा था विद रिस्पेक्ट टू जो क्वेश्चन यहाँ पे रिलेटेड था मिस्टर क्यू का। इश्यू नंबर 3 था, इश्यू नंबर 3 से ही एक बार फिर से पढ़ लेते, देख लेते। कंपनी हैज टू कंप्लाई विद द लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट relating to the corporate governance, and for this the independent and the qualified audit committee shall be formed and functioning। The audit committee consisted of 6 directors, जिसमें से 4 of them independent director थे, एक director पी चला गया जिससे हम क्यू लेके आना चाह रहे हैं। तो ठीक है, ये इश्यू था आपके पास में, और उन्होंने अब ये बोल रहे हैं कि क्यू अपने इम्प्लीमेंट्स वगैरह के बारे में डिस्कस करना चाह रहा है, एंड ये जानना चाह रहा है कि इम्प्लीकेशन ऑफ जीएसटी क्या रहेंगे उनके अपॉइंटमेंट पे। जो शेड्यूल नंबर 3 है, शेड्यूल नंबर 3 का जो पारा नंबर 1 कहता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप जहाँ पे बन रही है उनसे जो भी मिल रहा है दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज टैक्सेबल, उसको हम टैक्सेबल नहीं मानेंगे। ठीक है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को हम जो है वहाँ पे टैक्सेबल नहीं मानेगा, तो उसको सप्लाई ही नहीं माना जाता एक्चुअली, दैट वोंट बी कंसिडर्ड सप्लाई, नॉट सप्लाई। एंड और एक जगह है जहाँ पे डायरेक्टर के लिए स्पेसिफिकली कहा गया है, दैट इज रिगार्डिंग टू आपके पास में वो आप गिवन है आरसीएम के केस में। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे बोला है यदि डायरेक्टर की सर्विसेज कंपनी लेती है तो कंपनी हैज टू कंप्लाई दी आरसीएम लाइबिलिटी उनको कंपनी को पे करना पड़ेगा। इन पे यहाँ पे आया था क्लैरिफिकेशंस कि इन केस कंपनी टीडीएस डिडक्ट कर रही है अंडर सेक्शन 194 जे, तभी आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी बनेगी। सेक्शन 192 पे डिडक्ट कर रही है टीडीएस रिस्पेक्ट टू दोज फीस एंड दैट इज द रेगुलर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप्स पे, तो वहाँ पे जो है आपकी एप्लीकेबिलिटी बनेगी नहीं, मतलब वहाँ पे टीडीएस सॉरी आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी नहीं बन रही क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप्स बन जा रहा है। तो इस वजह से जो है इनकेस 194 जे है तो आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी बनेगी। और यहाँ पे देखो ये है कौन, मिस्टर क्यू इज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है डे टू डे सर्विस एक्टिविटीज पे नहीं आती, तो इस वजह से वो 194 जे पे ही अपोज जाएंगे, तो आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी बन जाएंगी। कंपनी को जो है आरसीएम पे करना पड़ेगा व्हाटसोएवर पेमेंट इज बीइंग डन टू दैट टू मिस्टर क्यू। चलिए इसका आंसर पढ़ लेते हैं, दिस इज वन द आंसर जीएसटी पे आपके पास ये आंसर है, देख लेते हैं। सभी से पूर्व इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हु आर नॉट एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय नहीं है, in lieu of remuneration is the consideration for the said service are clearly outside the scope of the schedule number। ठीक है, schedule number 3 के बारे में आप लिख दो पहले। As per schedule number 3, services provided an employee to the employer in course of his employment are non-supplied, they are neither supply the goods nor supply the services। ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा 2 सेंटेंस। उसके बाद आपको लिखना ये है कि for the taxes प्रोवाइडेड by the director
by company to the said company located in taxable territories payable by the recipient on reversals. Therefore services जो कि वो दे रहा है एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, इस वजह से रिवर्सल आप इस पे एक्सटेंड कर पाओगे 194J एंड 192 के बारे में भी आप लिखना चाहो तो लिख लो है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन 7 में इन्होंने बोला है इन द बैकग्राउंड ऑफ द फैक्ट स्टेटेड इन इश्यू नंबर 5 कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द ऑप्शन अंडर सीए बेस्ड पेमेंट एज पर इंडीएस 102। इस पे आते हैं। अब देख ले हमारे पास एमसीक्यू बच रहे हैं, 2 एमसीक्यूज बच रहे हैं एंड कुछ बच रहे हैं। चलिए केस स्टडी भी पढ़ लेते, केस स्टडी पे क्या बच रहा है आपके पास में। ओके, Wanton Teron Limited, that WTL, is a fast-growing limited company focusing on innovations in the textile and garment industry. The company has grown in last one decade from Punjab, India, to homes of millions of customers across 50 countries, and is aiming to target becoming the most trusted brand that takes conscious care of its customers, employees, and all stakeholders, and treat them the best company. Company has also 5 subsidiaries operating outside India, in the same business line of garments and trading of some special type of yarns. Financial statement of the company for the financial 23-25 already been prepared and outwards completed as per all regulatory requirements. Background है कुछ ज़्यादा नहीं है इस पे। After gaining experience as CFO of the company of WTL for last 15 years, Thiru has resigned and started on bench in professional consultancy with some other players in the same business domain. Management of the company gave an advertisement in all leading newspapers for hiring qualified professionals for the vacant post of CFO. 50 applications were received for the company and all the candidates were competent and had a good exposure in financial reporting, corporate governance, MIS reporting, capital budgeting, direct and indirect tax matter. अच्छा जी, इंटरव्यू ले रहे हैं। Management of the company decided to have an interview board for selecting the appropriate candidate for the post of CFO after looking at the recent development in various areas relating to the operations of the company, accounting, and other technical aspects, the Company Act, GST, etc. Following issues as per the books of account, the company was selected, on which opinion of all the candidates was sought. Whosoever gives the correct response will be selected for the next round of interview. You are also interested in this job profile and have been asked the following issues during the interview. तो आप हो कौन यहाँ पे, आप ऐसे कैंडिडेट हो जो इंटरव्यू देने के लिए गया है एंड इंटरव्यू पे इतने सारे इश्यू आपको पूछे गए जिसकी आपको आंसर्स देने हैं। चलिए, जिसमें से हमने सारे इश्यू ऑलमोस्ट इश्यू नंबर 1 बच रहे हैं हमारे, इश्यू 2 तो हमने कंप्लीट कर लिया, इश्यू 3 भी कंप्लीट कर, इश्यू 4 भी कंप्लीट कर चुके हैं हम, इश्यू नंबर 5 बच रहे हैं। चलिए इश्यू 1 पढ़ लेते हैं, क्या है इश्यू 1 में। ओके, कमिंग टू इश्यू नंबर 1, company is operating in 50 countries. So, employee company is operating in 50 countries. So, employee of the company travel worldwide to oversee operations and business expansion. For this purpose, foreign currency is taken from authorized dealer who charge GST as per the relevant provisions of the GST law and as per applicable valuation guidelines, and used for the meeting all overseas expenses including stay, local traveling, and food expenses in foreign countries. Okay. For the upcoming business trip, employees will be traveling to United States of America and require US dollar 10,000. Company purchased foreign currency 9,900 US dollar by paying 7.4 lakhs. However, the custom exchange rate and the bank buying rate on the same will lead to a amount of 7.45 lakhs and 7.5 lakhs respectively for the equivalent number of dollars on the same date. During the last overseas visit of senior vice president, the company received export order of specified types of the garments, of which yarn was required to be imported. Company imported special yarn from Germany for manufacture of the garments, and there was no transactions value available for such yarn. Consequently, transfer of identical goods on the custom was considered. तो ये इश्यू नंबर 1 से हमारे पास 2 एमसीक्यू जा रहे हैं। एक तो एमसीक्यू नंबर 1 है एंड एमसीक्यू नंबर 5 है। चलिए एमसीक्यू 1 पे चल लेते हैं पहले। Inspect the purchase of foreign currency from authorized dealer. Whether GST will be applicable, and if yes, what will the value of the services on which GST will be charged under rule number 32. देखो, foreign currency authorized dealer से ले रहे हैं, आपको GST will be applicable for that. A point is this GST will be applicable for it. ठीक है, ये तो ऐसे भी आपको पता चल रहा है यहाँ पे। एक ही एक से इन्होंने बोला जिसमें exempt है, exempt नहीं होता ये, GST आपको applicable हो जाएगा, so this option is 0. अब देखते हैं आंसर कौन से यहाँ पे सही रहेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में जो वैल्यू है, देखो इसके लिए एक चार्ट बना रखा मैंने, आप इससे समझते हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई। ओके, यदि एक्सचेंज किया जा रहा है फ्रॉम और टू द इंडियन करेंसी, यदि इंडियन करेंसी पे एक्सचेंज किया जा रहा है तो इन दैट सिनारियो आपके पास में वैल्यू क्या होगी, आरबीआई रेफरेंस रेट माइनस बाइंग रेट और सेलिंग रेट मल्टीप्लाइड बाय द यूनिट्स। कितनी यूनिट्स, सपोज 100 यूनिट्स, हम 100 जैसे यहाँ पे 1900 है, 1900 को मल्टीप्लाई कर देंगे और प्रोवाइडेड कि आपके पास में आरबीआई रेफरेंस रेट यहाँ पे अवेलेबल, आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल होनी चाहिए। यदि आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है तो value would be 1% of the gross amount in INR. 1% of the gross amount in INR would be the value over here.
एंड यहाँ पे ठीक है, ये पोर्शन यहाँ पे गिवन था। अब नेक्स्ट इज इन केस आपके पास में एक्सचेंज है अदर देन आईएनआर पे, अदर देन आईएनआर पे, तो इन दैट सिनेरियो हम क्या करेंगे, वैल्यू इक्वल्स टू 1% मल्टीप्लाइड बाय लोअर ऑफ टू अमाउंट्स। कौन सी दो अमाउंट? फर्स्ट अमाउंट वो है, सपोज एग्जांपल ले लें मैं यहाँ पे, सपोज यूरो को हम कन्वर्ट करें यूएस डॉलर पे, देन अमाउंट वन जो है, अमाउंट वन वुड बी यूरो जो हम आईएनआर पे कन्वर्ट करेंगे एज पर आरबीआई रेफरेंस रेट, एंड अमाउंट टू वुड बी यूएस डॉलर कन्वर्टेड टू आईएनआर एज पर डिफरेंस रेट, आरबीआई डिफरेंस रेट। तो इन दो से जो लोअर अमाउंट होंगी, इन दो लोअर अमाउंट को के 1% वुड बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई, इस पे हमें जीएसटी कंप्यूट करना पड़ेगा। दिस वाज द केसेस कि एक्सचेंज जब हम आईएनआर से कर रहे हैं एंड इसके लिए। अब इन्होंने एक यहाँ पे जो रूल्स के हिसाब से सर्विसेज के लिए इन्होंने वैल्यूएशंस, दिस इज द रूल नंबर 32A एंड 32B में इन्होंने बोला सर्विसेज के लिए उनके पास ऑप्शन है कि आप ऐसे भी जा सकते हो, अप टू 1 लाख रुपीज की यदि वैल्यू है तो आप क्या करो, 1% मल्टीप्लाइड बाय जितनी भी अमाउंट हो वो, मिनिमम शुड बी 250, मिनिमम शुड बी 250, दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द सर्विसेज नॉट फॉर द गुड्स, ये ध्यान रखना आप यहाँ पे। ठीक है, इनकेस अमाउंट ग्रेटर देन 1 लाख है एंड अप टू 10 लाख है तो इट विल बी 1000 प्लस 0.5% ऑफ ग्रोस अमाउंट माइनस 1 लाख रुपीज। ठीक है, इनकेस दैट इज ग्रेटर देन 10 लाख रुपीज तो 5500 प्लस 0.1% मल्टीप्लाइड ग्रोस अमाउंट माइनस 10 लाख रुपीज, मैक्सिमम जो है 60,000 रुपीज तक है। तो दिस इज द केस ओवर हियर। हमारे पास केस क्या है, हमारे पास में आपके पास में जो है यूएस डॉलर ये खरीदने जा रहे हैं 9900 यूएस डॉलर इन्होंने परचेज किया हुआ है, और रुपीज कितने रुपीज में परचेज किया इन्होंने, 7.4 लाख पे इन्होंने परचेज किया हुआ है 9900 यूएस डॉलर। ठीक है, ओके, तो हमारे पास में आईएनआर पे है एक्सचेंज रेट की करेंसीज, और हमारे पास में बाइंग बैंक का बाइंग रेट अवेलेबल है, एंड कस्टम एक्सचेंज रेट हम नहीं लेते क्योंकि आरबीआई रेफरेंस रेट लेते, दैट इज द बैंक बाइंग रेट ओवर हियर। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट हो गया, तो ये हो गया 7.4 लाख रुपीज, एक हो गया आपके पास में 7 बैंक का बाइंग रेट कौन सा आ गया आपके पास में, 7.5 लाख रुपीज। सो हमारे पास क्या है यहाँ पे कि इंडियन करेंसी पे कन्वर्ट हो रही है एंड यूएस डॉलर। सो जो रेट्स हमारे को एप्लीकेबल हो जाएंगे, जो हमें करना है यहाँ पे, दिस इज आरबीआई की रेफरेंस रेट हमारे पास अवेलेबल है क्योंकि बैंकिंग रेट अवेलेबल है हमारे पास, तो वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, आरबीआई रेफरेंस रेट माइनस बैंकिंग बाइंग रेट ऑफ द सेलिंग रेट मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स। सो पहले कंप्यूट करते हैं बाइंग रेट्स। बाइंग रेट्स क्या होगा, देखो 7.4 लाख इन्होंने खरीदा है, कितने में खरीदा, $9900 को देके इन्होंने 7.4 लाख रुपीज, ओके, $9900 इन्होंने खरीदा, कंपनी परचेज $9900 बाय पेइंग 7.4 lakhs। तो इट मीन्स टू से इनकी रेट कितनी होगी, आप कैलकुलेटर लेके बैठा करो, तो यहाँ पे कैलकुलेट आप करोगे इट विल बी 74.74, टू सेव टाइम हमने कैलकुलेटर रेडी करके पहले रख रखे हैं, यहाँ पे 74.74 वुड बी द रेट। अब देखते हैं बैंक की जो रेट है, बैंक में इन्होंने बोला कि द सेम विल लीड टू एन अमाउंट ऑफ 7.45 lakhs एंड 7.5 lakhs रिस्पेक्टिवली फॉर इक्विवेलेंट नंबर ऑफ डॉलर्स ऑन द सेम डेट। तो बैंक की बाइंग रेट क्या है, कस्टम की एक्सचेंज रेट हमें मतलब नहीं उससे, आरबीआई रेफरेंस रेट, आरबीआई की रेफरेंस रेट लेते हैं, तो हम बैंक समझ रहे हैं आरबीआई को यहाँ पे, तो बैंक बाइंग रेट यहाँ पे क्या गिवन है, 7.5 लाख गिवन है, और वो कितनी इक्विवेलेंट नंबर ऑफ डॉलर्स के लिए, सो $9900 के लिए ये बोल रहे हैं 7.5 लाख रुपीज, तो 7,50,000 डिवाइड 9900 आप करोगे, दिस विल बी 75.75। ठीक है, सो हियर द डिफरेंस वुड बी, difference of 75.75 minus 74.74 करोगे, it will be around 1.01, that multiplied by 9900 it will give you 10,000। ठीक है, that will give you 10,000 rupees। okay, now what we need to do is, okay, 1.01 multiplied by 9900 happens to be 10,000, 10,000 is the value of supply, आपके पास value of supply आ गया, value of supply आपके पास में है 10,000 is value of supply। अब इस पे 18% जीएसटी इन्होंने बोला, 18% जीएसटी would be the 1800। ठीक है, अब जो है हमारे पास में इस पे देखते हैं ऑप्शंस, ऑप्शंस क्या क्या गिवन है, ये आपको समझ आ गया, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, समझ नहीं आया तो फिर मैं बता देता हूँ। देखो, हमने पहले देख लिया इसकी रूल नंबर 32 के हिसाब से, ये यहाँ पे फॉल कर जा रहा है कि आरबीआई रेफरेंस रेट माइनस बैंक रेट, बाइंग रेट और सेलिंग रेट, बाइंग रेट और सेलिंग रेट जो भी हमारे पास अवेलेबल है मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स करके करेंगे। तो हमारे पास जो है यहाँ पे बाइंग रेट अवेलेबल है क्योंकि इन्होंने 7.4 लाख रुपीज पे करके 9900 की यूएस डॉलर लेके आए हैं, तो इट मीन्स टू से दे हैव द रेट ऑफ 74.74 द कन्वर्जन रेट। ठीक है, एंड इन्होंने बोला है बैंक की जो रेट्स हैं 7.5 लाख रुपीज रेट है, एंड जो कस्टम एक्सचेंज की जो रेट है दैट इज 7.4 लाख रुपीज। तो आपके पास में कस्टम की तो रेट हमें चाहिए नहीं, ठीक है, कस्टम की रेट तो हमें चाहिए नहीं, 7.45 गिवन है, कस्टम की चाहिए नहीं, हमें बैंक की बाइंग रेट चाहिए, बैंक की बाइंग रेट 7.5 लाख है, 7.5 लाख जो है 9900 हमने किया, बड़ा इजी सा है। ठीक है, इट हैपेंस टू बी 75.75 एक्सचेंज रेट जो हमने डिफरेंस को लेकर यहाँ पे कंप्यूट कर लिया, 1900 पे 10,000
और विद वैल्यू ऑफ सप्लाई एंड 1800 विद जीएसटी। मैं वापस स्पेशली आ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आंसर आपके पास में गिवन है गलत। आंसर इज रॉन्ग फ्रॉम द आईसीआई पॉइंट। आईसीआई ने जो आंसर दिया हुआ है दैट इज रॉन्ग ओवर हियर। देखो कैसे, देखो फर्स्ट पॉइंट दी ऑप्शन नंबर 1 7450 नहीं आएगी, 7400 भी नहीं आएगा, 5200 भी नहीं आएगा, सम मोर अराउंड 10,000 आना चाहिए। इन्होंने ये आंसर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। अब देखते हैं इनकी एक्सप्लेनेशन क्या है। इनकी एक्सप्लेनेशन है ओके, GST would be applicable for 7400 rupees value of supply as per them, and value of supply क्या बोलता है, difference between the buying rate और selling rate and RBI reference rate। ठीक है, buying rate और selling rate and RBI की reference rate for that currency at the time of the exchange multiplied by total units of the foreign currency। ठीक है सर, ये हमने भी देख के आगे। अब देखते हैं हाउएवर यदि RBI रेफरेंस रेट करेंसी नॉट अवेलेबल, जो कि इस सिनेरियो पे है नहीं, RBI का रेफरेंस रेट हमारे पास में अवेलेबल है, तो इन्होंने क्या बोला कि बस करेंसी परचेज को इन्होंने किया 7.4 लाख डिवाइड बाय 9900, ये आ जा रहा है इनके हिसाब से 74.74। ठीक है, यहाँ तक की बातें समझ में आ रहा है। लेस बैंक की एक्सचेंज रेट 74, आई डोंट नो ये इन्होंने कहाँ से लेके आया, पता नहीं ये इन्होंने कहाँ से लेके आए, फिर डिफरेंसेस करके वैल्यू ऑफ सप्लाई ये कंप्यूट कर रहे हैं, 18% लेके आ रहे हैं, बट वेयर दिस केम फ्रॉम वे आई डोंट नो, ये नहीं समझ में आ रहा दिस कहाँ से आया 74। हमने देखिए परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस लगाने के बाद यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि इन्होंने ये 74 कंप्यूट किया हुआ है फ्रॉम दिस। दे आर एज्यूमिंग कि whatever 7.4 lakhs you have paid, that customer have paid to take this 1900 currency, they are assuming this 7.4 lakhs is the RBI reference rate for US dollar 10,000। आप इसको डिवाइड करोगे 7,40,000 डिवाइडेड बाय 10,000, it will come to you 74। This exchange rate ICAI has taken for this solution which is absolutely wrong। जब हमारे पास में गिवन है बैंक की बाइंग रेट for the 7.5 lakhs and for equivalent number of the dollars, here equivalent number of dollars का मतलब है 9900 डॉलर्स, जो उन्होंने एक्चुअली में डील किया हुआ है। 10,000 डॉलर तो उनकी रिक्वायरमेंट थी, बट उन्होंने डील किया सिर्फ और सिर्फ 1900 डॉलर्स। सो सिर्फ और सिर्फ 1900 डॉलर्स के लिए ही 7.5 लाख रुपीज की यहाँ पे गिवन है एज पर द वर्डिंग जैसे यहाँ पे मेंशन्ड है। तो आईसीआई की जो सोल्यूशन है रिस्पेक्ट टू दिस दैट इज रॉन्ग, वो आईसीआई के सोल्यूशन यहाँ पे रॉन्ग है, आप उस पर यहाँ पे देखना नहीं है, दिस इज रॉन्ग, मे बी आईसीआई इसको करेक्ट करेगी, जैसे कि स्टडीज पे करेक्ट किए जा रहे हैं, बाद में आंसर्स एक आध आंसर्स आप देखोगे करेक्ट किए जा रहे हैं। लेट मी इरेज दिस आउट, थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे हो रखा है मार्किंग्स, लेट मी इरेज दिस आउट। ठीक है, फिर से आते हैं, कमिंग बैक अगेन, हमारी सॉल्यूशंस क्या होनी चाहिए, सॉल्यूशंस ये होनी चाहिए कि वैल्यू ऑफ सप्लाई वुड बी 10,000। ठीक है, बट वैल्यू ऑफ सप्लाई इनके हिसाब से, आईसीआई के हिसाब से इन्होंने बोला है कि नहीं वैल्यू ऑफ सप्लाई होनी चाहिए आपके पास में 7400, बट इन्होंने कंप्यूट कैसे किया, इन्होंने 7.4 lakhs को इन्होंने लिया कि फॉर दिस इज इक्विवेलेंट फॉर 10,000 एंड दैट इज द आरबीआई रेफरेंस रेट, जो कि है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है अलग से बैंक का बाइंग रेट 7.5 लाख रुपीज फॉर इक्विवेलेंट नंबर ऑफ डॉलर्स, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ डॉलर्स का मतलब यहाँ पे 9900 डॉलर्स एंड नॉट 10,000 डॉलर्स। सो आरबीआई यहाँ पे जो आईसीआई का आंसर है दैट इज टोटली रॉन्ग, दैट इज टोटली रॉन्ग ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 1 पूरा पूरी रॉन्ग है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा क्यों रॉन्ग है। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे देख लो आप, सेम ही क्वेश्चन से हम लोग ऑलमोस्ट ट्रांसफर वैल्यू हमारे पास अवेलेबल नहीं है, अब हम क्या करें आइडेंटिकल गुड्स की वैल्यू ले रहे हैं। तो हमें पता है कि आइडेंटिकल गुड्स अंडर कस्टम क्या किया जाता है, सेम कमर्शियल लेवल पे लिया जाता है एंड सेम क्वांटिटी का ही लिया जाता है। तो बस इसी से हमें दो चीजें ध्यान रखना है, सेम कमर्शियल लेवल एंड सेम क्वांटिटी। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे सब्सटेंशियल द सेम क्वांटिटी एट एनी कमर्शियल लेवल, ये ऑप्शन गलत हो गया। एट सेम कमर्शियल लेवल एनी क्वांटिटी, गलत है ऑप्शन। सेम कमर्शियल लेवल चाहिए, सेम क्वांटिटी पे चाहिए, सेम कमर्शियल लेवल एंड द सेम क्वांटिटी, ये ऑप्शन ठीक है। यहाँ पे बोला कि एट एनी कमर्शियल लेवल एनी क्वांटिटी, ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देख लेते हैं, आंसर वुड बी सी। ये हो गया आपके पास में क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। तो हमारे पास एमसीक्यू सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है। अब तक हमने केस स्टडी पूरा पढ़ा नहीं है, केस स्टडीज पूरा पढ़ा नहीं है हमने अब तक। देखो चलिए केस स्टडी में चलते हैं, क्या बचा हुआ है हमारे पास। ठीक है, इश्यू नंबर 1 हमने कर लिया, इश्यू 2 भी कर लिया, इश्यू 3 भी कर लिया, 4 भी कर लिया, चलो 5, इश्यू नंबर 5 बच गया हमारे पास में। चलिए जी खत्म करते हैं इसको भी। Our private limited was acquired by WTL Limited and same was counted as a business combination by Index 103. However, there was an existing service scheme in Ava Private Limited with a vesting conditions for 4 years in which 3 years had already lapsed at the date of the acquisition. WTL agreed to replace the existing award of the acquired entity. The fair value of the option on the service payment scheme on the acquisition date was 1,200, while the fair value option for the replacing the existing scheme was 1,500. Also, only one year was left for the vesting after the acquisition. चलो देखो इंडेक्स 103 क्या होता है, आपके पास में एज ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन लगता है, उसके बाद में जाके आपके पास इंडेक्स 102 है यहाँ पे रिस्पेक्ट टू द सेवियस पेमेंट दैट वुड बी एप्लीकेबल। अब एक्विजिशन की डेट पे हमें देखना क्या है कि प्री कम्बिनेशन एंड द पोस्ट कम्बिनेशन हमारे पास वेस्टिंग पीरियड कितनी बची हुई है। ये टोटल 4 ईयर्स के लिए है। ठीक है, इसमें से 3 ईयर्स लैप्स हो चुके हैं
एंड हमारे पास 1 ईयर ही बचा हुआ है यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, टोटल कितनी वैल्यू है हमारे पास, टोटल जो वैल्यू है द फे वैल्यू फॉर द एग्जिस्टिंग वन इज 1200, एग्जिस्टिंग वन को ही लेकर हम कंप्यूट करेंगे पहले। 1200 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 इट विल बी 900, ठीक है। दिस इज फॉर द प्री कॉम्बिनेशन पीरियड। एंड पोस्ट कॉम्बिनेशन पीरियड कितने बच जाएंगे हमारे पास, 300 बचेंगे। 1200 डिवाइड बाय 4 करोगे आप, 300 वुड बी द लेफ्ट फॉर द पोस्ट कॉम्बिनेशन पीरियड। अब देखना ये कि दिक स्कीम जो इन्होंने रिप्लेस किया है 1500, तो 1500 is the new value, new fee value for the replacing one minus 1200 that was the existing one. तो ये 300 आपके पास में बचेंगे। this 300 plus this is the one value that you have to recognize and this is the next value that you need to recognize. कोई नहीं, इसके क्वेश्चंस हमने पढ़े ही नहीं, क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। वैसे क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था, क्वेश्चन नंबर 7 पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, बैकग्राउंड ऑफ द फैक्ट कंप्यूट द वैल्यू ऑफ ऑप्शन अंडर द शेयर बेस्ड पेमेंट एज पे इंडेक्स 102। तो इंडेक्स 102 के हिसाब से हमें बोला इन्होंने कंप्यूट करने के लिए। तो इंडेक्स 102 क्या कहता है यहाँ पे, इंडेक्स 103 की एप्लीकेबिलिटी बन रही है एज इन द रेट ऑफ एक्विजिशंस, जो ये 900 पे एप्लीकेबिलिटी बन रही है, ठीक है। बट इंडेक्स 102 के हिसाब से 300 ये रिकॉर्ड करना पड़ेगा एंड जो फी वैल्यूएशंस की रेफरेंस है ये 300 ये भी आपको रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। 600 वुड बी द रिकॉर्डेड वन, ठीक है। अब देख लेते हैं इस पे आईसीआई की आंसर। आईसीआई ने क्या बोला गया है, आईसीआई ने क्या आंसर दिया है। ICAI says कि प्रीक्वेशन पीरियड 3 है, ठीक है। 1 ईयर का पोस्ट एक्वेशन पीरियड, तो फिर वैल्यू आपके पास ये बन रहा है 900, 300 रुपीज इज दी वन डेट यू नीड टू रिकॉग्नाइज एंड 1500 यहाँ पे हो गया। एक वो 300 एंड ये 300 फिर वैल्यूएशन के डिफरेंस 600 रुपीज आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। इन्होंने कुछ ऑल्टरनेटिव आंसर भी दिया है, ऑल्टरनेटिव आंसर भी आप देख लो, कोई ज्यादा है नहीं। ऑल्टरनेटिव आंसर पे भी 1200 900 तक इंडेक्स 103 के हिसाब से हम रिकॉर्ड करेंगे। बट हमारे पास क्योंकि एग्जिस्टिंग जो वैल्यू है रिप्लेसिंग की 1500 है, तो 1500 900 ऑलरेडी हम बुक कर चुके हैं। 1500 माइनस 900 करोगे आप 600 दैट विल रिकॉर्ड एम्प्लॉय एक्सपेंसेस। तो ये बातें हैं आपके पास में इंडेक्स 102 के हिसाब से ऐसे करके रिकॉग्नाइज करना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द केस स्टडी। केस स्टडी बड़ा छोटा सा केस स्टडी था एंड सिंपल सा केस स्टडी था ये। लॉ प्लस जीएसटी एंड एफआर आपके पास से पूछे गए थे। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट केस स्टडी नंबर 12। आई होप अब तक तो आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा इस चैनल को। जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप जो है इस जो भी आपकी क्वेरीज है आप जो क्वेरीज को क्या करना, कमेंट बॉक्स में डाल देना। आई वुड बी मोर हैप्पी टू रिजॉल्व देम आउट। इन केस यू नीड एनी केस स्टडी के लिए कोई इंडेक्सेशन चाहिए आपको या फिर कोई अलग से टिप्स चाहिए, आप उसको भी कमेंट बॉक्स में डाल देना। आई विल बी मोर हैप्पी टू रिजॉल्व देम आउट। ऑल्सो हाँ, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल पे आपको इसके नोट्स वगैरह जो भी है वो डाल दिया जाएगा, ठीक है जी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है। ओके, बाय बाय। पढ़ते रहिए तब तक। कोई एक्सटेंशन होंगी इनके लिए आपको बड़ी करने की जरूरत नहीं, अल्टीमेटली एग्जाम होनी है इतना पता है आपको, तो बस पढ़ते रहो आप, अपने काम आप करते रहो। एग्जामिनेशंस होंगी और कभी ना कभी होंगी, इस वजह से आप पढ़ते रहो, उसके लिए आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड एंड मिलते हैं, तब तक आप पढ़ते रहो। नेक्स्ट वीडियो।